नमस्कार। खबर पर नजर के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिन पर दिन भर सभी की निगाहें रही हैं और जिनको हमारे रिपोर्टर्स ने दिन भर ट्रैक किया है। और ऐसी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, उसको संबोधित किया। क्या कुछ खास रहा, इस पे हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में। जोशीमठ आपदा की बात करेंगे, एक्शन में है वहां सरकार, और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की क्या कुछ रहा है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा दुनिया भर के देशों से आए प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत G20 को बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस मौके पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने विशेष सम्मानित अतिथि के तौर पर सम्मेलन को संबोधित किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को रास्ता दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, योर लीडरशिप एंड विजन फॉर द G20 expressed by the theme One Planet, One Family, One Future is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurбhava Janayaya Jaivyam Janam. The world is one family, human life is divine. वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने अन्य विकासशील देशों की सहायता की है। इसके लिए गयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like.
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य इंदौर से जुड़े हुए हैं। आदित्य, किन मायनों में आज के दिन का विश्लेषण करेंगे, किन मायनों में खास रहा है आज का दिन? प्रवासी भारतीयों के लिए आज का दिन बहुत मायनों में खास था। वो इसलिए क्योंकि वो प्रवासी भारतीय जब अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पर जब उनका जिस तरीके से स्वागत होता है और जब वो बोल रहे होते हैं, उनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। आज ये मानिए दुनिया के 70 के करीब जो देश हैं वहां से प्रवासी भारतीय यहाँ पर मौजूद थे और उन प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उस देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे थे जिस देश की आवाज इन दिनों, या यूं कहें कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के जो देश हैं वो प्रमुखता से लेते हैं। भारत की गति की बात प्रधानमंत्री ने आज की है कि दुनिया जानना चाह रही है कि भारत की गति कितनी है, दुनिया जानना चाह रही है भारत का भविष्य कैसा है। यही बात जो प्रवासी भारतीय यहां पर पहुंचे उनका ये कहें कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन एक जो कनेक्ट होना चाहिए और जो एक तीसरी जनरेशन प्रवासी भारतीयों की आ रही है वो ये जानते हैं, समझते हैं कि भारत को समझना बहुत जरूरी होगा अगर दुनिया की वैश्विक स्थिति को अगर समझना है। लिहाजा अगर उनकी रुचि बढ़ेगी तो आप रिसर्च पर काम कर सकते हैं, आप टूरिज्म बढ़ेगा और इससे भारत की साख बढ़ेगी। लेकिन अलग अलग सत्र इस पूरे सत्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज सत्र हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इसमें मौजूद थे और उन्होंने भारत का स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो रखने की कोशिश की तमाम प्रवासियों के सामने और उदाहरण दिए कोरोना काल के किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत ने लोगों की मदद की है, दूसरे देशों की मदद की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक सत्र आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उस सत्र की अध्यक्षता कर रही है और अभी फिलहाल वो सत्र चल रहा है। हमारे साथ मेरी सहयोगी मेघना देव भी मौजूद है, लगातार वो भी नजर बनाए हुए। मेघना, एक बड़ा सॉफ्ट छवि बनाने की जो बात है या यूं कहें कि वो देखने को मिला है इस पूरे सत्र में अगर देखें, और कैसे कहें ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण उन प्रवासियों के लिए जो दुनिया भर के अलग अलग कोने में मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो खास जो सेक्टर्स हैं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इन जो प्लेनरी सेशंस हैं उनको हेड कर रहे हैं। अगर हम देखें सबसे पहले मनसुख मांडविया यहाँ पर हेल्थ का जो सेक्टर था उसमें उन्होंने खास तौर पर जो हेड किया सेशन को, उसमें जोर था कि किस तरीके से और ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बातचीत की जाए, कैसे और ज्यादा कोलैबोरेशन किया जाए। उसके अलावा बात थी कि किस तरीके से भारत ने जो वैक्सीन प्रोवाइड की जरूरत के समय, जब कोविड जैसे महामारी के दौरान भारत ने किस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड की, कितनी जगहों पर डायस्पोरा के साथ कोलैबोरेट करके बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है और कोलैबोरेशन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है भारत और दूसरे देशों के बीच जहां हमारा डायस्पोरा रहता है। अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्स एंड कुजीन, इन तीन विषयों पर अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही थी, अभी हम कुछ देर पहले ही जो चर्चा समाप्त हुई है सॉफ्ट पावर पे, वो खास तौर पे हुई। आईसीसीआर के आज कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें दिखाया जाएगा किस तरीके से इंडिया, क्योंकि डायस्पोरा को एक तरीके से कल्चरल ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या उसको देखा जाता है कि कल्चर को जोड़ने के लिए, इंडिया का कल्चर दूसरे देशों में ले जाने के लिए डायस्पोरा एक बहुत अहम चीज है। और इस बार आईसीसीआर ने कई कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए थे, आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हो या कई कार्यक्रम, तो सॉफ्ट पावर एक इंपॉर्टेंट चीज है। और कल भी कई दो अहम चीजों पर राष्ट्रपति भी उस में शामिल होंगे। लेकिन G20 की बात ये भी बताना चाहूंगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। थोड़ी देर बाद G20 शेरपा अमिताभ कांत यहां पर मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, ये एक सम्मेलन अकेला नहीं है। G20 जिस तरीके से होता है ये कनेक्ट पैदा करने का एक बहुत बड़ा मंच होगा और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया को साथ लेकर, ये भी बताने की कोशिश होगी। और जो प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे उनसे ये भी आह्वान किया है कि जब G20 जो 200 बैठकें इसकी होंगी, जो डेलीगेशन भारत आएगा वो जब वापस लौटे तो आप उनको अपने घर बुलाइए और पूछिए कि भारत कैसा लगा उनको। भारत की ब्रांड, आप लोग जिसे कहें कि राष्ट्रदूत है, राजदूत तो होते हैं लेकिन आप राष्ट्रदूत का काम कर रहे हो। भारत की छवि निर्माण में आपका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। निखिल जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रदूत बताया है और कहा कि भारत की छवि के निर्माण में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आदित्य, आपका भी, और मेघना आपके साथ थी उनका भी बहुत धन्यवाद।
और अब बात करेंगे जोशीमठ आपदा की। उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और आज केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम और गृह मंत्रालय से बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव की टीम जोशीमठ का दौरा करके वहां अन्य जरूरतों पर भी गौर कर रही है। इसके अलावा जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों में सभी निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अस्थायी तौर पर विस्थापित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में चिंतित दिखाई दे रहे हैं और वो सीधे इन सब बातों की समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने पुनर्वास के कामों में गति को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। भारत सरकार से 2 टीम्स आज जोशीमठ में आ रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम है और गृह मंत्रालय से सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और उनकी टीम वो भी जोशीमठ में आ जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूरदर्शन लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है और नीरज और उनकी टीम वहां लगातार मौजूद है। नीरज, सबसे पहले तो आप ताजा अपडेट्स बताएं। आपदा वाला क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जोशीमठ को। देखिए, बिल्कुल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और सभी जो मकान डेंजरस जोन में है या ये कह सकते हैं कि जिन मकानों में दरार है, प्रशासन के द्वारा उन मकानों पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि वो लोग जिनके मकान हैं अब वो उन मकानों में नहीं रह सकते हैं। उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है। आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन लोगों को उनके घरों से निकाला गया जिनके घरों में दरार थी, क्योंकि देखने को ये आ रहा है कि जो दरार कई घरों में इतनी ज़्यादा बड़ी दरार थी कि उसमें रहना अपने आप में असुरक्षित है। यही कारण है कि प्रशासन ने पूरा अमला लगाया और उनको शिफ्टिंग में भी जो कह सकते हैं कि जो सुविधा है वो प्रशासन ने देने की कोशिश की और जोन बाई तरीके से ये कह सकते हैं कि ये काम किया गया। तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं वो लगाए गए। इसके अलावा जो एसडीएम है, अलग अलग उन एसडीएमओं को ड्यूटी पे लगाया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। और आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं जिनके घरों में दरार पड़ी हुई थी उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और प्रशासन की तरफ से कई जगह इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका में इंतजाम है, कई स्कूल हैं, इसके अलावा जो होटल्स हैं उनमें भी 230 से ज़्यादा के करीब जो कमरे हैं वो प्रशासन ने बुक कर लिए हैं और जो लोग हैं उनको शिफ्ट करने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। सर्दी का मौसम है निखिल, निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियां भी होती हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के जो प्रशासन है उस तरह के काम कर रहा है। चाहे जैसे गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की बात हो, गर्म बिस्तर उपलब्ध कराने की बात हो, कमरे के अंदर जो हीटर है उसे लगाने की बात हो, इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको दूध और दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं वो मुहैया कराने की बात हो। प्रशासन यहाँ पर है, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे नीरज की प्रशासन के दावों के इतर आपने भी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो देखी होगी, तो जो राहत शिविर चलाए जा रहे हैं उनकी एक्चुअल स्थिति क्या है, आपने क्या देखा है? देखिए, बिल्कुल हमने पूरी रात ये देखा था निखिल कि किस तरह से जो लोग हैं वो रह रहे हैं, किस तरह से प्रशासन उनके लिए ड्राई राशन या खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रहा है। तो हमने तमाम लोगों से बात भी की। उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह की सुविधाएं घर में मिलती हैं उस तरह की सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारी तमाम ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, हमें खाने पीने की चीज़ें वो उपलब्ध करा रहा है। जिन घरों में लोग रह सकते हैं वहाँ ड्राई राशन की जो सुविधा है वो प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनकी सुविधाओं का भी जो खासा ध्यान है वो प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। 2 तरह की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले तमाम जो लोग हैं 610 के करीब संख्या है घरों की, उन सभी लोगों को निकाल लिया जाए और उन सभी के लिए अस्थायी इंतजाम किया जाए। दूसरा दीर्घकालिक उपाय कि किस तरीके से जोशीमठ को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये पिछले
कई सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई सालों से जो जमीन है वो एक एक इंच आगे दरक रही है, तो जिसकी वजह से ये आपने देखा है कि कई सारे घरों में जो दरारें हैं वो पैदा हुई हैं। तो अब नीचे अलकनंदा और जो धौली गंगा है उसका भी प्रभाव तेज होता है, और जोशीमठ का जो निचला इलाका है खासतौर से उसको भी ये जो दोनों नदियां हैं वो काटती हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जमीन का जो संतुलन है, क्योंकि जोशीमठ भी एक तरीके से भूकंप के बाद ही इस जोशीमठ को बसाया गया था, तो इसके अंदर जो मूविंग जो रॉक है और इसके अलावा कच्ची मिट्टी है और जो पानी लगातार ऊपर से पानी आता है वो धीरे धीरे अगर उसकी निकासी नहीं होती है तो वो कहीं जमीन में या कहीं पत्थर है उसके बीच में से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, और वही कारण होता है कि वो फिर घरों की दीवारों को तोड़ता है और घरों में पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति से भविष्य में किस तरह से निपटा जा सके, और सिर्फ जोशीमठ ही नहीं है, उत्तराखंड के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हैं और जिन पर इसी तरह से काम किए जाने की जरूरत है जैसा काम अब जोशीमठ में किया जा रहा है। जी जी नीरज, निश्चित तौर पर इस पर काम किया जा रहा है और आगे भी इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपडेट्स मुहैया कराने के लिए नीरज सिंह। और इससे पहले कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दें और अपने संवाददाता से बात करें, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ ही साथ जो धर्मांतरण का मुद्दा है उस पर आज कोर्ट के फैसले आए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इसमें गलत क्या है। संविधान ने आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार दिया है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याचिका में गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन का हवाला दिया गया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला रहा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जबरन या धोखे से हो रहे धर्मांतरण पर भी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। इससे पहले जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को हुई थी। 5 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर मसला माना था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा मांगा था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। और इस मामले के याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला माना है। कोर्ट ने मामले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने से मना कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण पर सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत ही सीरियस मैटर है। बहुत सारे इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई है, टोटल 8 एप्लीकेशन आई है हमारी पीएल का विरोध करने के लिए। कोई कह रहा था पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कह रहा था ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। इस तरीके के अलग अलग एलिगेशन लगाए गए हैं। करुणानिधि की जो डीएमके पार्टी की तरफ से भी पिटीशन आई हुई है, तमिलनाडु सरकार भी आई हुई है। सबके ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ये मैटर सीरियस है, इस पर सुनवाई करेंगे। आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी इसमें अपीयर करेंगे। मिस्टर अरविंद दातार जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी इसमें रहेंगे। और कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मुद्दे को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे, इस पर डिटेल हियरिंग करेंगे और इस पर हम जजमेंट पास करेंगे।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी बने हुए हैं। विकास, दोनों खबरों को एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले जो धर्मांतरण का मुद्दा है, क्या कुछ कहा अदालत ने आज? हमने अभी अश्विनी उपाध्याय को सुना, उनके हिसाब से तो अदालत ने कहा है कि इस मुद्दे को हम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। किस तरह की सख्ती या किस तरह की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है? क्या कुछ हुआ आज इस मुद्दे को लेकर? जी निखिल, यहाँ पर जैसा अश्विनी उपाध्याय बता रहे थे कि इसमें 8 लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है, यानी वो भी चाहते थे कि उनको सुना जाए। और इसमें जब सुनवाई हो रही थी तो तमिलनाडु सरकार के वकील ने एक कड़ी आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि उनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये जो PIL है अश्विनी उपाध्याय की, ये राजनीति से प्रेरित है। इस पर कोर्ट की टिप्पणी आई थी जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि हम किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक गंभीर मामला है। अगर आपके राज्य में ऐसा नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो आप किसी एक राज्य को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में ना कहें। मामला संवेदनशील है, इसको लेकर कोर्ट ने पहले भी कड़ी टिप्पणियां की थी। निखिल, आपको याद होगा जब कोर्ट ने कहा था कि ये केवल धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ही मसला नहीं रह जाएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आगे चल करके एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसीलिए यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि इसको कोर्ट सुनेगा और इस पर अपना फैसला देगा। जहां तक बात केंद्र के रुख की है तो इस पर कोर्ट ने पहले भी केंद्र से कहा था कि वो एफिडेविट जितने अभी केंद्र की तरफ से दिए गए हैं उसके अलावा विस्तृत जानकारी भी चाहते हैं, खासतौर से उन 9 राज्यों के बारे में जहां पर यह कानून अमल में है, वहां पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक। और अब आज कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांग रहे हैं सुनवाई को लेकर के। तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट मित्र के तौर पर, यानी सलाहकार के तौर पर कोर्ट के क्या क्या इस मामले में किया जा सकता है, किस तरह की डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, इसको लेकर के कोर्ट को एक तरीके से मार्गदर्शन करें जी। तो अगली सुनवाई पर हम देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल भी इस मामले में अपना जो उनका मत है वो रखेंगे और सुझाएंगे कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात आज ये स्पष्ट हो गई कि कोर्ट इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा और फैसला देगा जी। दूसरी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जुड़ी हुई जो कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है। किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्या मायने हैं इसके, क्या अर्थ समझना चाहिए इसको? बिल्कुल, यहाँ पर भी ये जो कमेटी बनाई गई हैं 2 राज्यों की जिनकी आपने बात कही कि यहाँ पर याचिकाकर्ता का ये कहना था कि ये कमेटीज नहीं बनाई जा सकती हैं, राज्यों को अधिकार नहीं है। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही कि संविधान का अनुच्छेद 162 जो राज्य प्रदेशों की जो शक्ति है उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। राज्यों को पूरा अख्तियार है कि वो इस तरह की कमेटी बना सकते हैं। हालांकि निखिल, इसमें एक पहलू ये भी है कि राज्य जो भी कानून बनाए कमेटी की सिफारिश पर, वो संसद की जो शक्तियां हैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है, ये बात खुद जैसे अश्विनी उपाध्याय इस मामले में भी जुड़े हुए हैं कहीं पर, तो उन्होंने भी ये बात कही कि बिल्कुल बात सही है, क्योंकि संसद के जो बनाए कानून हैं खासतौर से पर्सनल लॉ हैं, चाहे वो सिविल कोड, हिंदू सिविल कोड हो या शरीयत से जुड़ा हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, इन सब में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी और उसमें संसद की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। लेकिन आप राज्य को रोक नहीं सकते कमेटी बनाने से या उस कमेटी की सिफारिश करने पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके राज्य में होना चाहिए, वो अलग एक मामला है पूरी तरह से जी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इन दोनों खबरों पर अपडेट्स देने के लिए, इनसाइट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक अच्छी खबर कि भारत में जेनरिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार की काफी अभियान चलाए गए हैं और इसी का नतीजा है कि देश में बड़े पैमाने पर जेनरिक दवाओं की मांग काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब ये भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। इन दिनों जैसा कि आपको पता है कि चीन में कोरोना की हालात बुरे हैं और चीन बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां एक और चीन के अस्पताल कोविड मरीजों से भरे पड़े हैं, वहीं इन दिनों वहां दवाओं की किल्लत भी देखी जा रही है और ऐसे में चीन में दवाओं की भारी मांग के बीच इन दिनों भारत की जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूसरे माध्यमों से भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में बनाई जा रही कम से कम 4 जेनेरिक दवाएं प्रोमिविर, पेक्सिस्टा, मोलुनुनाट और मोलनोट्रिस को हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कुछ देशों से ऐसी सूचना मिल रही है ट्रेड चैनल्स के थ्रू कि वहां कोविड मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयां यूज होती है, जैसे कि मोलनुपिराविर है, पैरासिटामोल है, इन प्रकार की दवाइयों की
रिक्वायरमेंट कुछ बड़ी है। ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि इन देशों के जो ट्रेड एलिमेंट्स हैं वो इन दवाइयों को भारत में ओपन मार्केट से ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग में वृद्धि देश में तो देखी जा रही थी, अब इसका जो प्रसार है वो विदेशों में भी देखा जा रहा है और चीन में इस वक्त आपदा के वक्त ये कहीं ना कहीं सहायक साबित हो रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? बिल्कुल निखिल, निश्चित तौर पे क्योंकि चीन में जिस तरीके से कोविड का मामला है उसमें दवाओं की बहुत किल्लत देखी जा रही है, खासतौर पे जो जरूरी दवाएं हैं जो कोरोना से निपटने में बहुत कारगर हैं, ऐसी दवाओं की काफी किल्लत है। ऐसे में अलग अलग माध्यमों के जरिए, चाहे ई कॉमर्स के जरिए, ऑनलाइन हो या फिर दूसरे माध्यमों के जरिए, जो भारत की जो जेनरिक ड्रग्स है, दवाइयां हैं जो कोविड में काफी इफेक्टिव है, उनको वहां पर बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं और बहुत भारी मांग है उसकी। लेकिन ये भी एक सच बात है कि जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर आप लेना चाहते हैं या चीन के जो इंडस्ट्री है अगर वो लेना चाहती है तो एक जो प्रॉपर चैनल है, जो एक तरीका है ट्रेड का, उसके जरिए आएंगे तो हम आपको और भी ज्यादा अपनी जेनरिक ड्रग्स मुहैया करा सकते हैं और ये एक ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखा गया कि जो अन्य माध्यम हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर बाकी जो दूसरे हांगकांग के जरिए भी जा रहा है, ये जो जेनरिक ड्रग्स है वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो भारत की दवाएं हैं वो गुणवत्ता वाली हैं और उसकी साख है और उसकी जो मांग है वो दुनिया भर में देखी जा रही है, क्योंकि 200 से ज्यादा कंट्री में भारत जेनरिक ड्रग्स सप्लाई करता है, निर्यात करता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका की बात करें कि $23 बिलियन की जो मार्केट है, भारत उसको निर्यात करता है, बेसिकली $23 बिलियन की निर्यात करता है हर साल। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में 10 में से 4 ड्रग्स जो होता है वो इंडिया का है। तो भारत की अपनी एक साख है और ऐसे में चीन को भी जरूरत पड़ रही है। जी, निश्चित तौर पर तो भारत की न सिर्फ बढ़ती साख का ये नतीजा है बल्कि भारत की धाक जो है वो दुनिया भर में जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें छाती जा रही है। आपकी ये रिपोर्ट बेहद विशेष है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र सिंह। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।